हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। आज हम लोग एनआईएस डीएलएड का तीसरा यूनिट यानी यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षा का मौलिक मतलब शिक्षा एक मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार में जो भी चीज़ें बात की जाएंगी उसमें बच्चे के जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे उनके भोजन यानी पोषण से संबंधित हो, चाहे उनके अधिकार से संबंधित हो, चाहे उनके संरक्षण से संबंधित हो, सारी बातें इसमें की जाएंगी। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो जो पॉइंट है, उस सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर लें तो वहाँ से पढ़ना आसान हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो पढ़ना है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण एवं उसकी आवश्यकता, यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण एवं अवधारणा और आवश्यकता। प्रारंभिक शिक्षा की सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा और क्या पढ़ना, उसकी आवश्यकता। यानी प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा क्यों जरूरी है, इसकी बात कही गई है। इसी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के बारे में पढ़ना है। मैंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के बारे में इसमें पढ़ना है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की जो सार्वत्रिकीकरण के जो लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने में जो असफलताएं आएंगी उसको भी हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक 86वां संशोधन हुआ, वो संशोधन वो प्रारंभिक शिक्षा पर किस तरह से काम किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है कि अध्यापक की भूमिकाएं क्या होंगी, अध्यापक का दायित्व क्या होगा, यानी अध्यापक किस तरह से नियमित आकर विद्यालय में पढ़ा रहा है, नियमित तौर से पाठ्यक्रम को खत्म कर रहा है, अध्यापक किस तरह से बच्चों के अंदर से शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसमें पढ़ना है कि विद्यालय में अभिशासन क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रबंधन, अभिशासन, ये सारी चीज़ें कैसे लागू होंगी वो। फिर पाठचर्या क्या होनी चाहिए, पाठचर्या का मूल्यांकन, यानी बच्चे का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, वैकल्पिक होना चाहिए। ये सारी हमें चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कहा जाए कि इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जोड़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा जो पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि शिक्षा क्या करती है। तो किसी भी देश या राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो क्या करे, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के क्या 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 करे, तो व्यक्ति के समग्र विकास करे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, मैं फिर से सुन लीजिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और अगर किसी देश के या किसी राष्ट्र के शिक्षा को विकास करना है, तो उसके विकास करने का यानी प्रगति करने का मुख्य कुंजी जो है वो शिक्षा है। ये चीज याद रखिएगा। इसी को आधार बनाते हुए ये कहा गया इसी चैप्टर में कि भारत की जो जनगणना हुई 2011 में, उसमें जो भारत की साक्षरता दर थी वो क्या थी, फिर उसके बाद भारत के राज्यों की साक्षरता दर क्या थी, जिसमें मुख्य 2 राज्यों को देखा गया कि उसमें उनके बीच में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, तब जाकर उस पर काम किया गया और तरह तरह के क्या किए गए, खोज की गई। तरह तरह के खोज का मतलब होता है कि उनको कैसे सुधारा जाए, उस पर बात की गई, तब जाकर ये पूरा हुआ। और इसी तरह से इसमें सुधार होते गए, किसमें, प्रारंभिक शिक्षा में। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना हुई, भारत की जो 2011 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो 74.04%। 74.04% ये पूरे भारत की साक्षरता दर है। पूरे भारत की क्या है, ये साक्षरता दर है। कितना है, तो 74.04
4%। ये है पूरे भारत की साक्षरता दर। उसके बाद कह रहा है कि इसी के उलट देखा जाए कि अगर राज्यों की बात करें तो केरल की जो साक्षरता दर थी सबसे अच्छी थी और सबसे अधिक थी। कितनी थी? तो पूरे केरल की साक्षरता दर जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार 93% थी, 93% थी। ठीक है, किसकी? तो केरल की। ठीक है, उसी में देखिए, जबकि उसी का अगर देखा जाए तो काफी नीचे आ गया था या है बिहार की जनगणना में। जब भारत 2011 की जनगणना हुई तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो कितनी हो गई थी, कितनी नापी गई थी? तो 63.8%। 63.8% ये बिहार की क्या है? साक्षरता दर। जबकि केरल की कितनी है? 93% है केरल की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई। अब इसी में कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को मतलब पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में ये लगा कि अब जो अगर हमारे देश को विकास करना है, अगर प्रगति की तरफ चलना है, तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनमें क्या सुधार किया जाए, बच्चों के शिक्षा और बच्चों का अधिकार क्या होना चाहिए, उस पर बात की गई। तो उसी को देखते हुए बात कही गई कि बच्चे जो होते हैं, कह रहा कि बच्चों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए थे। 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए थे जिसका शीर्षक था मानव अधिकारों की घोषणा। भाई शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो बच्चे हो चाहे मानव। तो पहले मानव के अधिकारों की घोषणा हुई थी, किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। थोड़ा ये कम इंपॉर्टेंट है, उतना हमें नहीं है, लेकिन नीचे की लाइन देखिए, करा कि वही 1959 में। कब? 1959 में। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र ने ही बच्चों के अधिकारों की घोषणा नामक दस्तावेज जारी किए थे। बच्चों के अधिकारों की घोषणा नामक दस्तावेज किसने जारी किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया था। इसको प्लीज उतार लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए, अब देखिए, हम लोग चल रहे हैं इसी में पहला पॉइंट पढ़ने। किसका पढ़ने चल रहे हैं? तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा एवं आवश्यकता। क्या पढ़ना है हमें? तो प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकी। देखिए, जो चीजें जितनी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिए, उसको करते रहिए, आपकी चीजें आराम से तैयार हो जाएंगी। मैं जितनी बार दोहरा रहा हूं ना, उतनी बार आप भी दोहराइए, दोहराते रहेंगे, लर्न होता जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिकी। ठीक है, सार्वत्रिकीकरण। ठीक है, सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा, अवधारणा व आवश्यकता, ये है आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, ये है आपके टॉपिक का नाम कि हमको क्या पढ़ना है। तो कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा एवं आवश्यकता। क्यों आवश्यकता पड़ी? सार्वत्रिकीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम उसकी अवधारणा लेते हैं? तो देखिए, इसमें मुझे जो पढ़ना है, जो पढ़ाना है, वही मैं बात करूंगा, उससे अलग मैं बात नहीं करूंगा, या तो समय व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं। जो इसमें पॉइंट मुख्य होंगे वही बताऊंगा। कह रहा है कि कक्षा 1 से, ठीक है, कक्षा, देखिए कह रहा है कि कक्षा, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, और कक्षा
6 से 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक को, तो इसको बांटा गया। बांटा कैसे गया? तो कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जब पढ़ाई शिक्षा दी जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? तो निम्न प्राथमिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो उसे निम्न प्राथमिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निम्न प्राथमिक, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा भाई? तो उच्च प्राथमिक। क्या कहा जाएगा? उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। ये दो चीजें बात हुई। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है। अभी हमने एक शब्द लिखा है सार्वत्रिकीकरण। सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखिए इसको लिखा देना सेंटेंस वाइज वो सही है, लेकिन जब अपने शब्दों में बोलते हैं या आप जब इस पर विचार विमर्श करेंगे, जब अपने शब्दों में बोलेंगे तो ये बड़े आसान हो जाएंगे। सार्वत्रिकीकरण का मतलब समझते हैं? सार्वत्रिकीकरण का मतलब होता है सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। सार्वत्रिकीकरण का मतलब सभी को मिलना चाहिए। न वहाँ जात काम करेगा, न लिंग काम करेगा, न समुदाय काम करेगा, न क्षेत्रवाद काम करेगा, ठीक है, न अलग अलग राज्य काम करेंगे। मतलब पूरे भारत में, ठीक है, अपितु पूरे भारत को छोड़िए पूरे विश्व में इन सभी चीजों को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा देख लीजिए हर जगह फ्री है, तो भारत में कहीं कैसे अछूता रह जाएगा? तो भारत में भी सार्वत्रिकीकरण का मतलब ये कहा गया कि इन सब चीजों को छोड़कर पीछे हमें क्या करना है? प्रारंभिक शिक्षा को सभी को देना है, सभी वर्ग तक इस शिक्षा को पहुंचाना है। यही है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। तो अगर मैं बोलूं कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय यह निकलता है कि देश के प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है, उस शिक्षा को उपलब्ध कराना, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मानव जाति समूह या लिंग से या समुदाय से या सामाजिक आर्थिक स्थिति से क्या हो? संबंधित हो। तो सार्वत्रिकीकरण का ये मतलब निकला। फिर से सुनिएगा सार्वत्रिकीकरण का मैं क्या कह रहा हूं। तो सार्वत्रिकीकरण का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वह बच्चे, वो सभी बच्चे, ठीक है, देश के वे सभी बच्चे जिनको शिक्षा उपलब्ध करानी है, ठीक है, जिनको, वो सभी बच्चे जिनको शिक्षा उपलब्ध करानी है, वो चाहे किसी भी जाति से हों, किसी भी समूह से हों, किसी भी समुदाय से हों, किसी भी लिंग के हों, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के हो, ठीक है, या उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, उन्हें शिक्षा क्या करना होगा? उपस्थित कराना होगा, मौजूद कराना होगा। यही शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण है, ठीक है। शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण यही है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर अब आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय है कि प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे के लिए, लिख देता हूं आपके लिए।
देख लीजिए, सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय है कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी जाति, लिंग, समुदाय, मानव समूह या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। ये है आपका क्या कह रहा है, तो शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। अब कह रहा है कि क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास और प्रगति का क्या है, आधार है। जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्या है भाई, ये प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, शिक्षा क्या है, किसी भी मानव के लिए, किसी भी मानव के लिए, किसी भी मानव के लिए विकास व प्रगति का क्या है, जरिया है। यानी कोई भी मानव तभी विकास कर सकता है या प्रगति कर सकता है या वो उत्थान उसका हो सकता है जब तक वो शिक्षा न ले। अगर मैं बात करूं, इसी समाज में एक वर्ग था बहुत पहले, दलित वर्ग। ठीक है, जो शिक्षा के क्या था, शिक्षा से वंचित था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें तरह तरह के क्या दिया, अधिकार दिलाए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, शिक्षा में आगे बढ़ा। और आज वो भी समुदाय क्या हो रहा है, धीरे धीरे अन्य समाज में, अन्य जाति धर्म के लोगों के साथ क्या कर रहा है, बराबरी का क्या कर रहा है, हिस्सेदारी कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है देश में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, शिक्षा से प्राप्त होती हैं। तो समस्त मानव की समस्याओं को, ठीक है, प्रति सर्वाधिक पैना हथियार या सबसे मजबूत हथियार होता है कौन, शिक्षा। मतलब मानव की प्रत्येक समस्या के लिए, ठीक है, सर्वाधिक पैना हथियार है कौन, शिक्षा। और सबसे मजबूत ढाल भी क्या है, शिक्षा है। शिक्षा मानव के, ठीक है, शिक्षा के, अगर शिक्षा से मानव को दूर किया जाए, मानव के अभाव हो शिक्षा में, तो उसका जीवन कैसा होगा, तो अर्थहीन होगा। ठीक है, अगर शिक्षा मानव जीवन से दूर हो जाए या उसका अभाव हो शिक्षा का मानव जीवन में, तो उसका जीवन अर्थहीन है। शिक्षा ही है, ठीक है, शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम ज्ञान और उन कौशलों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हम अपना जीवन क्या बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है, कौशलों को सीख सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक व्यतीत कर सकते हैं। ये सारे शिक्षा में आते हैं। अब इसी में कह रहा है कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश है तो इसमें न्याय मिलेगी, समानता होगा, स्वतंत्रता होगा। यही है हमारे देश के क्या, 3 निर्देशक सिद्धांत। हमारे संविधान में यही 3 निर्देशक सिद्धांत है। इसकी बात हो गई। हमने पढ़ लिया कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा और आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, समझ में आया बात। तो भाई प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, अवधारणा क्या थी, ये हो गया। अब हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। ठीक है, अनुच्छेद 45 पढ़ना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45। पहले इसको देख लीजिए। चलिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 45। देखिए, कई हैं, अनुच्छेद 21 भी इसी में आता है, 21A सॉरी आता है। ठीक है, इसी में 51 की भी बात होगी, लेकिन अभी हम किसका पढ़ने चल रहे हैं, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अनुच्छेद 45 क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहता है कि भारत में, ठीक है, मानव विकास के प्रत्येक पहलू को ध्यान रखते हुए, भारतीय विकास में मानव को, मानी भारत में मानव के विकास के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को क्या, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का क्या है, प्रावधान है। ये अनुच्छेद 45 में कहता है। ठीक है, अब इसी अनुच्छेद 45 में कह रहा है ये बात, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का सर्वकीकरण की प्रावधान हमारे सभी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किए गए थे, अनिवार्य भाग के रूप में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो कह रहा है अनुच्छेद 45 कहता है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या है, प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। अब इसे लिखवाना न पड़े। ठीक है, और कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का प्रावधान जब हुआ तो हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें क्या कर दिया गया, शामिल किया गया था। ये हो गया अनुच्छेद 45। अभी इसमें इतना ही है, जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत क्या पड़ेगी, मैं आगे इसमें और आएगा तो मैं इसको और बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में फिलहाल इतनी ही जरूरत है। अब हम लोग ये प्रारंभिक शिक्षा यानी संविधान अनुच्छेद 45 को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की सफलता में जो असफलताएं देखने को मिली या उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति में जो असफलताएं देखने को मिली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलताएं निम्न है। ठीक है, करा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों को, करा कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलताएं निम्न हैं। जो असफलताएं हैं वो निम्न असफलताएं हैं। कौन कौन सी असफलताएं हैं, असफलताएं कौन कौन सी बनी, तो पहली बनी है जनसंख्या विस्फोट। पहला क्या बना भाई, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया था और इसके लिए जनसंख्या पर नियम कानून लाने वाले थे। ठीक है, लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि हर चीजें जो लाई जा रही हैं उसमें कुछ न कुछ मतभेद होता है, उनको दूर करिए लेकिन इसको लेके आइए क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं इसके लिए जनसंख्या कंट्रोल के लिए सरकार जो भी कानून लाएगी, अगर वो कानून सभी के लिए इक्वल होगा तो मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, दूसरी क्या है, तो गरीबी है भैया। ठीक है, गरीबी, क्योंकि गरीबी में भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, गरीबी है। ठीक है, तीसरी क्या है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं और कृषि खेती करते हैं। ठीक है, तो वहां पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण भी ये दिक्कत देखने को मिले, इसीलिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं गांव गांव में खोले गए हैं। ठीक है, जितने भी पूछे के प्रधानमंत्री रहे, जो नेता रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना काम किया, क्योंकि हर गांव में क्या किए, प्राथमिक विद्यालय खोले ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता न रहे। ठीक है, इसी को लेते हुए देश को आगे लेकर बढ़ते रहिए, यही हमारा, आपका और पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है। तो पहला क्या हो गया आपका, तो पहला हो गया जनसंख्या विस्फोट, दूसरा हो गया गरीबी, तीसरा है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, फिर तीसरा चौथा क्या है, संप्रेषण का अभाव। बहुत मुख्य, संप्रेषण का अभाव सबसे मुख्य, संप्रेषण का अभाव सबसे मुख्य है भैया, संप्रेषण का अभाव। लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो, जनसंख्या बढ़ रही है, किस तरह से परिवार नियोजन को अपनाया जाए, ठीक है, किस तरह से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए।
ठीक है, संप्रेषण का अभाव है, ठीक है, शिक्षा का अभाव है। किस वजह से? क्योंकि हम उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हम उसका जोर नहीं दे पा रहे हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है, ये चीज है। तीसरा क्या है जो अभी के लिए भी सही में बहुत बड़ा क्या है, ये अभिशाप है, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी ये भी है। ठीक है, हमें भी, आपको भी पता है कि हमारे देश में शिक्षा के लिए पैसा बहुत जरूरी है, शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए पैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट। इससे तो आप लोग बहुत चर्चित होंगे, ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि बीच में ही क्लास, उस विद्यालय छोड़ देना, अपनी पढ़ाई को पूरा न कर पाना, गरीबी के कारण, किसी मजबूरी के कारण अपनी शिक्षा को पूरा न कर पाना, समाज में माहौल की वजह से बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल जाने से कतरा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा है। दूसरा क्या है, जागरूकता की कमी और अज्ञानता, जागरूकता की कमी व अज्ञानता, अज्ञानता। ये देखिए, पहला मैंने क्या कहा, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। जहां पर जनसंख्या अधिक होगी वहां शिक्षा पहुंचेगी, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाओगी जितना पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के हिसाब से हमें शिक्षा का विस्तार करना होगा। ठीक है, तो जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, गरीबी, गरीबी दूर करना बहुत जरूरी, पैसा होगा तभी आप पढ़ सकते हो। तीसरा क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था देखने को, उसको, उस पर भी सुधार की जरूरत है। संप्रेषण का अभाव, कतराने से, बोलने से, जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो डरते हैं, अगर कोई बात हो गई या पुलिस के सामने बोलना पड़ गया या किसी अधिकारी के सामने बोलना पड़ गया, अपने शिक्षा के अधिकार के लिए बोलना पड़ गया, वो बोल नहीं पाते, ये भी है। फिर उसके बाद बेरोजगारी है, उसके बाद ड्रॉप आउट, बीच में ही कक्षा को छोड़ देना, विद्यालय को छोड़ देना, बच्चों के सामने मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से विद्यालय छोड़ देते हैं। इसी में अपव्यय भी आता है, और क्या आता है, प्रगति रोध जिसे कहते हैं, ये भी आता है। उस पर जागरूकता की कमी होती है, इसको उतार लीजिए। ये हो गया। अब देखिए, इसी में अगर हम जोड़े तो कह सकते हैं लिंग पक्षपात, लड़कियों को कम पढ़ाना है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाना है, लिंग पक्षपात, लिंग पक्षपात, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हमें इसको सुधार करना है कि नहीं, इसे दूर करना है, ये सारी चीजों को दूर करना है, तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए क्या करना होगा, पूरी तरह से युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे जोर शोर से भारत के सभी नागरिक को लगना पड़ेगा, ताकि इन सभी चीजों से क्या मिल सके, छुटकारा। और इनसे छुटकारा मिलने का एक कारण है, कौन है, तो वो है शिक्षा। अगर शिक्षा मिल गई तो समझो हम उद्धार हो गया हमारा, अगर नहीं मिली तो उद्धार नहीं है। इसको प्लीज, इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन, ठीक है, या 86वां अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो भारतीय संविधान का अधिनियम 2002 भी लिख सकते हैं, अधिनियम, नियम 2002। ठीक है, 86वां संशोधन, सॉरी संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन या अधिनियम 2002। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कि अनुच्छेद या संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, अनुच्छेद 2002। ठीक है, भारतीय संविधान का
ठीक है, अधिनियम 2002 या 86वां संशोधन, यही है भाई, इसी के बारे में देखना है। ठीक है, या अगर इसको लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, संविधान संशोधन। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए इसको, संविधान संशोधन इसमें लिख लीजिए 86वां संशोधन, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, अधिनियम 2002 लीजिए, ये हो गया। अब सही है, चलिए देखिए, अब 86वां संशोधन हुआ क्यों, क्या किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। पहली बात तो ये वर्ष 2002 में भारतीय संसद के द्वारा संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसका ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है, आपके पुस्तकों में भी मिलेगा, या NIST DLED की बुक में भी है, आप जान ही रहे हैं, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें दो चीज़ों की बात की गई। ठीक है, दो कहें तो अगर गलत होगा, अगर हम बात करें तो कई चीज़ें इसमें चेंज की गई, लेकिन मुख्यतः दो की बात की गई थी, इस वजह से मैं दो कह दिया, लेकिन कई इसमें चीज़ें, मैं बारी बारी सबकी बात करता हूँ। पहला कहा गया कि लघु शीर्षक तथा प्रारंभ। ठीक है, लघु शीर्षक तथा प्रारंभ, इस मतलब इसका कहने का मतलब समझिए, लघु शीर्षक या प्रारंभ क्या होता है। लघु शीर्षक क्योंकि आ सकता है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जब टफ बनाना होता है तो प्रश्न आ जाते हैं। लघु शीर्षक व प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ, चलिए लघु शीर्षक या प्रारंभ। देखिए, कहता है कि इस अधिनियम, मतलब ये अधिनियम, सुनिएगा, इस अधिनियम को कैसे हम पारित करा रहे हैं और इसको तुरंत कैसे लागू करना है। ठीक है, इस अधिनियम को संविधान, ठीक है, इस अधिनियम को संविधान के अधिनियम 2002, इस अधिनियम को संविधान अधिनियम 2002 के नाम से पुकारा जाता है। इस अधिनियम को, किस अधिनियम को, तो इस अधिनियम को, ठीक है, इस अधिनियम को, नियम को संविधान अधिनियम संविधान अधिनियम 2002 पुकारा जाता है। अब देखिए, इसको कैसे लागू करना वो सुनिएगा। करा यह, ठीक है, यह उस तारीख से लागू होगा, उस तारीख से लागू होगा। ठीक है, यह कौन, ये उस तारीख से लागू होगा जिस दिन या जिसकी, या कहे जिस समय अधिसूचना केंद्र सरकार, ठीक है, अधिसूचना केंद्र सरकार अपने सरकारी गजट के द्वारा जारी करेगी। ठीक है, कह रहा है यह उस समय जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा जिस समय केंद्र सरकार अपने सरकारी गजट में इसको लागू कर देगी, जारी कर देगी, उस समय ये लागू हो जाएगा। ये सबसे मुख्य यही चीज कह रहा है कि लघु शीर्षक या प्रारंभ क्या होता है। प्रारंभ का मतलब शुरू करना, ठीक है, लघु शीर्षक का मतलब कि ये जो चीजें लिखी गई हैं ये छोटे वक्तव्य में लिखी गई हैं, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये कह रहा है लघु शीर्षक, इस अधिनियम को लघु शीर्षक यानी इस संविधान संशोधन को संविधान अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाएगा, ये लघु शीर्षक है। और प्रारंभ का मतलब होता है कि इसे कब जारी करना है, जिस दिन केंद्र सरकार इसे अपने गजट में लागू कर देगी उस दिन से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लघु शीर्षक या प्रारंभ। अब नए अनुच्छेद इसी में डाले गए हैं, नए अनुच्छेद 21A का सन्निवेश। ठीक है, नए अनुच्छेद किसकी बात कर रहा है, नए अनुच्छेद, मैंने कहा था कि 21A की बात होगी, तो नए अनुच्छेद 21A, नए अनुच्छेद 21A का क्या, समावेश मतलब समावेश कर देना। क्या है समावेश करना, तो संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, के पीछे निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल। भाई सही बात है, 21 में तो कई अनुच्छेद शामिल है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, तो 21A की। तो शिक्षा का अधिकार
21A शिक्षा का अधिकार 21A किस में आया है? तो अनुच्छेद 21A में ही से रखा, सॉरी 21 में ही रखा गया है, लेकिन इसे क्या कह दिया गया? 21A कहा गया। अब ये क्या कहा गया सुनिएगा, ये यहीं से ये राज्य का कानून बनने जा रहा है, यहीं से राज्य का कानून ये बनने जा रहा है। क्या बन रहा है? तो कहता है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 21A में राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा या उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? जिसे राज्य उपलब्ध कराएगा। राज्य के द्वारा इस पर कानून बनाया जाएगा या राज्य के द्वारा इस पर कानून निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, यानी ये किसका दायित्व बनेगा? राज्य का दायित्व बन जाएगा, राज्य के कानून के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो शिक्षा के अधिकार, मैं लिख देता हूं, देखिए शिक्षा का अधिकार 21A में राज्य के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर कानून राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है, फिर से सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार 21A के अनुसार, 21A में पूछ लिया जाएगा कि 21A क्या कहता है, तो 21A क्या कहता है? तो शिक्षा का अधिकार। तो 21A में किसकी बात कर रहा है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करेगा, ठीक है, अनिवार्य पर कानून राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा या कानून निर्धारित करेगा, ये बात कही गई है। ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि 6 से, ठीक है, 6 वर्ष की आयु के नीचे, ठीक है, 6 वर्ष की आयु के नीचे, यहाँ पर अनुच्छेद 45 का क्या कर दिया गया है? प्रतिस्थापन कर दिया गया है। ठीक है, तो सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो कहता है 6 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे, जो 6 वर्ष की आयु के नीचे, भाई 4, 5, 6 वर्ष के बच्चे, सॉरी 6 वर्ष नहीं, 6 वर्ष से नीचे के, तो 3, 4, 5 की बात कर रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा दी जाएगी। पूर्व बाल्यकाल और देखभाल शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? किसका दायित्व बनेगा? तो राज्य का दायित्व बनेगा। किसका दायित्व बनेगा? राज्य का दायित्व बनेगा। राज्य का क्या दायित्व बनेगा? तो राज्य उसको क्या करेगा? उसके लिए भी शिक्षा का प्रावधान करेगा। वो बच्चे कैसे होने चाहिए? 6 वर्ष से नीचे होने चाहिए, 6 वर्ष के ऊपर नहीं होने चाहिए। इसकी बात कर रहा है, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन करिए इसको। चलिए देखिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं? अनुच्छेद 51A की बात करने चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, किसकी बात करने चल रहे हैं? तो अनुच्छेद 51A की। एक बार फिर से सुन लीजिए 21A के बारे में क्या कहता है। पहली बात तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है वो सुन लीजिएगा। तो अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। यानी अनुच्छेद, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों आप कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो 21A है, सॉरी 21 अनुच्छेद 21, इसको भी मिटाइए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 21? जरा रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए कि 21 क्या कहता है। तो जीवन संबंधी या
21 ए का संबंध जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता से है। किसकी से है? तो जीवन की सुरक्षा। इसका संबंध 21 का अनुच्छेद 21 का संबंध 21 का संबंध मानव के जीवन की सुरक्षा व वैयक्तिक। देखिए, जो चीजें मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको चीजें क्या हो जाए, लर्न हो जाए। ऐसा न हो कि खाली बस बोल दिए, सुन लिए, चल दिए, ये वाली चीज नहीं। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, इतना गला फाड़ रहा हूं ताकि आपका क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इस वजह से चिल्ला रहा हूं। ठीक है, व्यक्तिक, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता। यानी 21 किस लिए है? तो अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए है। मानव के जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता, मानव के जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता, मानव के जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता। किसकी बात करता है? कौन करता है? तो 21 ए करता है, सॉरी 21 करता है, अनुच्छेद 21 करता है। तो 21 ए क्या बात करेगा? इसी के अंतर्गत आता है। कौन आता है? 21 ए आता है। 21 ए क्या कहता है? कह रहा कि 21 के बाद 21 ए आया। 21 ए जब आया तो वो कहा कि 21 ए कहा कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे राज्य के, किसके? राज्य के, उनका क्या किया जाएगा? कानून निर्धारित करेगा। कौन करेगा? तो राज्य करेगा। और उसको किसमें रखा गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कहेगा, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा को या उस शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित करता है। कौन? 21 ए। देखिए 21 ए जो भी 6 से 14 वर्ष की जो भी शिक्षा दी जाएगी, वो पहली बात तो निःशुल्क दी जाएगी। और क्या दी जाएगी? निःशुल्क दी जाएगी। और क्या किया जाएगा? अनिवार्य होगा। और इसको किस श्रेणी में डाल दिया गया? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाला गया। इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। किसको? 21 ए को। पूछा जाएगा कि जो 21 ए है वो किस में डाला गया? तो मौलिक अधिकारों में डाला गया है। अब आ जाइए भाई, आपको भी पता है मूल कर्तव्य। अब इसी मूल कर्तव्य में एक और कर्तव्य जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम है अनुच्छेद 51 ए। चलिए आइए देखते हैं 51 ए, अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए क्या कहता है? अनुच्छेद 51 ए तो कह रहा है कि अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य में, फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 51 ए में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। अभी तक तो राज्य का निर्धारित कर रहा था, राज्य का अधिकार बन रहा था, राज्य की जिम्मेदारी बन रही थी किस ए को किस में जोड़ने के लिए? मौलिक अधिकारों में। अब मूल कर्तव्य, भाई हमारे मूल कर्तव्य हैं, 10 मूल कर्तव्य हैं, उस मूल कर्तव्यों में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? सुनिएगा कि माता पिता या अभिभावक मगरू के 2 बच्चे और दोनों पढ़ना चाहते हैं तो मंगरू को पढ़ाना पड़ेगा। ये उनका कर्तव्य है, अध्यापक का कर्तव्य है, अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, उन सभी
माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये कहता है 51A। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्यों में जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? तो माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य बनता है या यह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके, या जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें, या सभी को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। ये कह रहा है कौन? 51A। तो कैसे लिखेंगे मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा, थोड़ा लिखते रहेंगे तो सही रहेगा। देखिए, अनुच्छेद ए को नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। यह संशोधन यह कहता है कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है, माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इतना ही कहा गया इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। आगे इसमें और जो भी बातें होंगी हम वो लोग ऐड करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना भी पॉइंट बताया था उसमें हम क्रम से चल रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 की बात करने चलेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि सर इसके बारे में ये बताइए। RTE के बारे में मैं पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, RTE 2009 में जो प्रावधान है उसको पूरा मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी जितना है उतने की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इतने पे जितना मैं कह रहा हूँ उतना पे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप एकदम मत घबराइए, जितनी भी चीज़ें हैं सब सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपको छोड़ देना, नहीं, पढ़ना है आपको। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़िए, वहीं से आएगा, उससे कहीं कम नहीं आएगा, ना उससे कहीं इधर उधर भी आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, RTE एक्ट 2009। ठीक है, ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करने चल रहे हैं। देखिएगा, शुरुआत से थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, मतलब उसी जब वो एक अलग क्लास लूंगा तब बताऊंगा, नहीं, थोड़ी चीज़ें तो रहेंगी। जैसे 26 अगस्त 2009, 26 अगस्त, ठीक है, 2009, 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में, ठीक है, एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था शिक्षा का अधिकार 2009। फिर से सुनिएगा, 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। क्या इसमें क्या है भाई? तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण इसी से लिया गया, इसी सब चीज़ों में डाला गया। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनका जड़ क्या था, ठीक है, इन्हें लिया कहाँ से गया, ठीक है, इस पर विचार विमर्श कहाँ से हुआ, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो कहा गया कि कोल्हापुर, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है कोल्हापुर? तो कोल्हापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र।
कोल्हापुर महाराष्ट्र, सॉरी भैया, कोल्हापुर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो वहां पर थे छत्रपति साहू जी महाराज। कौन थे? छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है। ये छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर राष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में छत्रपति साहू जी महाराज ने ही, देखिए मतलब चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ तक पहुंच रही हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो साहू जी महाराज ने सन 1902 में, सन 1902 में, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, 2 मिनट रुक जाइएगा। सन 1902 में ही 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अधिनियम पहले से ही तैयार कर रखा था। ये कहे कि इनका दिया हुआ उनका दिया हुआ नहीं, ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। जो बाद में ये 2009 बना, ये सब हुआ कि कैसे करना कैसे नहीं करना, देखिए शुरुआत कहाँ से हो गई है। 1909 में ही छत्रपति साहू जी महाराज ने, कोल्हापुर के थे, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर के साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज 1902 में ही कह दिया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के संबंध में क्या एक मसौदा या एक अधिनियम पारित कर दिया था या तैयार कर लिया था, ठीक है। और उसी में एक चीज और जोड़िए कि वल्लभ भाई पटेल, किसकी बात कर रहा हूँ? वल्लभ भाई पटेल, इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक है, पहले सुनिएगा फिर लिखते हैं, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल 1918 में, 1902 1918, छत्रपति साहू जी महाराज 1902, छत्रपति साहू जी महाराज 1902 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या किया था? नियम पारित कर दिया था, एक मसौदा तैयार कर लिया था। छत्रपति साहू जी महाराज कहाँ के थे? कोल्हापुर राष्ट्र महाराष्ट्र के थे। उसी से अब आ जाइए, किसकी बात करने चल रहा हूँ? तो वल्लभ भाई पटेल की बात करने चल रहा हूँ। वल्लभ भाई पटेल कब की बात कर रहा हूँ? तो 1918 में। कब की बात कर रहा हूँ? 1918 में सार्वत्रिकीकरण शिक्षा को एक अधिनियम पारित कर, ठीक है, सार्वत्रिकीकरण शिक्षा पर एक अधिनियम पारित कर, ठीक है। सार्वत्रिकीकरण किसका? शिक्षा का। सार्वत्रिकीकरण का मतलब क्या? बिना जाति, बिना लिंग, बिना अनुपात, समुदाय, समाज, धर्म छोड़ सबको समान शिक्षा देना है, इसकी बात होती है। किसमें? सार्वत्रिकीकरण में बात होती है। तो उन्होंने पारित करवा दिया, एक अधिनियम पारित करवा कर, कहाँ पर उसे लागू किया? तो बॉम्बे के सभी महानगर परिषदों में, ठीक है, बॉम्बे के सभी महानगर परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या किया था? एक नियम पारित करवा दिया था, ठीक है। कौन? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। किसकी कब कर रहा हूँ? तो 1918 में, 1918 में। कहाँ? बॉम्बे, बॉम्बे, कहाँ? बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? तो बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। कौन किया? कौन किया? तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूँ। इसकी ये चीज समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें हुई, फिर आ गए कौन? हमारे महाराज राष्ट्रपिता, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की। किसकी की? तो शिक्षा की बात की, जिसमें किसकी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि, महात्मा गांधी जी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा जो होती है, यानी बेसिक शिक्षा, जो प्राथमिक की शिक्षा होती है, वो निःशुल्क और क्या होनी चाहिए? अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने उसका समर्थन किया। कौन किया? तो देखिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया, बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वर्धा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, तो किसकी बात किया? तो बुनियादी शिक्षा की बात किया। क्या कहा? महात्मा गांधी जी के तर्क के अनुसार, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो तर्क दिया, जो विचार दिए, उसके अनुसार, जैसे कि हमें हवा, जल, ठीक है, ये सारी चीजें, हवा और जल प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क मिलती है, उसी तरह शिक्षा भी
प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क मिलनी चाहिए और वो अनिवार्य होनी चाहिए। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी जी के तर्क या विचार के अनुसार ये कहा गया कि जैसे निःशुल्क रूप में हमें वायु मिलती है, जल मिलता है और प्रत्येक नागरिक का उस पर अधिकार भी होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे का कल्याण पर ध्यान रखना चाहिए या उनका समाज में उनको समाज योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे ये हवा है और जिस तरह से जल है, इस पर सभी का अधिकार है, ये निःशुल्क है सभी के लिए, उसी तरह से प्रत्येक बच्चे को शिक्षा भी क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी बच्चे का क्या है? अधिकार है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रत्येक बच्चे को क्या करें? शिक्षित करें। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में जब कहा जाता है कि किसी चीज को आधार बनाकर, किसी चीज को सोर्स बनाकर ही हम चीजों को सीखते हैं, तो कह रहा है कि देश में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 1959, अभी शुरू में ही बात हो गई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, कब? 1959 में ही, 1959 में ही बच्चों के अधिकारों की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? तो बच्चों के अधिकारों की बात हुई थी, संयुक्त राष्ट्र ने किया था। अब किसकी बारी है? तो अपने देश की बारी है, भारत की बारी है, पीछे कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो अपने देश ने कब किया? तो अपने देश ने भी तुरंत इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने सन 1974 में, सन 1974 में, एकदम इम्पॉर्टेंट, 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने, और भारत ने कब? तो भारत ने सन 1974 में, सन 1974 में क्या किया था? तो बच्चों के लिए क्या किया था? बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। ठीक है, क्या अपनाई थी? राष्ट्रीय नीति। कब अपनाई थी? 1974 में। किसके बाद? संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों की बात के बाद। ठीक है, जब संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों संबंधित कानून लागू किया था या एक मसौदा तैयार किया था, एक दस्तावेज तैयार किया था, तो उसके तुरंत बाद 1974 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। ठीक है, और यूनिसेफ रिपोर्ट में जिसका शीर्षक था, यानी यूनिसेफ रिपोर्ट जो आती है उसमें, यूनिसेफ रिपोर्ट कब आई थी? तो यूनिसेफ रिपोर्ट 2005, यूनिसेफ रिपोर्ट, ऐसे लिखो, रिपोर्ट 2005 में, 2005 में इसका शीर्षक था, क्या था? शीर्षक था, क्या शीर्षक था भैया? क्या शीर्षक था? तो आशंकित बच्चे या आशंकित बचपन, आशंकित बचपन, आशंकित बचपन, आशंकित बचपन। ठीक है, तो ये चीज इसमें लागू किया गया था। अब इसमें ये होगा कि आशंकित का मतलब क्या होता है, तो प्लीज जरूर सर्च करिएगा, जरूर एक बार देखिएगा और उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, ये आप पर छोड़ता हूँ कि आशंकित मतलब क्या होता है या आशंकित बचपन से क्या आप समझते हैं, इस चीज को देखिएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, अपने अस्तित्व, विकास और भागीदारी का अधिकार है। सही बात है, प्रत्येक बच्चे को अपने विकास और क्या कहा जाता है, अधिकार के बारे में और भागीदारी के बारे में सोचने का, समझने का और उसको लेने का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया, इसको उतार लीजिए जरा। चलिए, अब हमको पढ़ना है बच्चे का अधिकार। अभी अध्यापक के कर्तव्य पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे का अधिकार। बच्चे का अधिकार, अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1959 में
बच्चों के अधिकार से संबंधित क्या किए थे, कुछ दस्तावेज जारी किए थे। उसमें बच्चों के निम्न अधिकार दिए गए थे, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। आप सुन लीजिए उसको, बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई ज़रूरी हैं और आप भी उसको समझते हैं कि हाँ ये होगा, तो जब क्वेश्चन में अगर आ भी गया तो उस ऑप्शन को आप पकड़ लेंगे। तो कह रहा है कि पहला तो है कि जीवन जीने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, वही है कि बस हम जीवित रहें। बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है, उसकी देखभाल की जाए, दूसरा है बच्चा स्वस्थ रहे, उसकी देखभाल करने का अधिकार हो, ठीक है। राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, यानी उसे राष्ट्रीयता भी मिलनी चाहिए, ठीक है। पोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से बचने का अधिकार, यानी शोषण से सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। उपेक्षा से बचाव का अधिकार, ठीक है। माता पिता के साथ रहने का अधिकार और सूचना का अधिकार। फिर से सुनिएगा, आप जितनी बार दोहराएंगे चीजें तैयार होंगी। पहला जीवित रहने का अधिकार, पहला जीवित रहने का अधिकार, पहला जीवित रहने का अधिकार, दूसरा स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार, तीसरा राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार, पांचवा अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण से बचने का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या, सब उपेक्षा से बचाव का अधिकार, फिर माता पिता के साथ रहने का अधिकार, फिर उसका सूचना का अधिकार। ये सारी चीजें क्या है, बच्चे का अधिकार है। बताइए भाई इसमें क्या है, इसमें लिखाने की जरूरत है नहीं, आप इसको लर्न कर लीजिए एक बार। इसमें बताइए कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत कठिन हो, नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो एक बार जरूर अपने में मनन करिएगा और इसको अब हो सके तो कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आता है, लगता कि नहीं हमें आपको जो देना चाहिए वो आप तक पहुंच रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। और DSSB आने वाली भर्ती है, उसको जरूर भरिएगा और मेरे साथ मेहनत करिए, करते रहिए। आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, गारंटी दे रहा हूँ। तो उसमें से आपको इतने मार्क्स आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते मेरे पढ़ाने के बाद आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। एग्जाम जब आएगा तो हम लोग उसका क्या चलाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उससे संबंधित एग्जाम से वो करेंगे, ठीक है। उसको बार बार रिपीट करिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड डे।